नमस्कार, आदाब। हर एक शहर में दहशत है और मातम है। अगर मकान से निकलो तो बहुत जोखम है। ये जोखम किस बात का है? आज एक पूरी दुनिया में वबा यानी महामारी कोरोना नाम से फैली हुई है, जिसे साइंस की दुनिया ने कोविड-19 का नाम दिया है। और ये ऐसी वबा है कि जो इंसानियत के लिए, इंसान के लिए और इंसान की ज़िंदगी के लिए और समाज के लिए ख़तरा बन चुकी है। पूरी दुनिया इस बीमारी से तबाह हो रही है। हमारा मुल्क भी उस तबाही में शामिल है जो कोरोना से तबाही हो रही है। दोस्तों, कोरोना जो है एक वायरस है। इस वबा महामारी कोरोना पे मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पद्म श्री प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जो एक मारूफ और बहुत मशहूर, मारूफ और सीनियर डॉक्टर हैं। आइए उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये कोरोना जो है पूरी दुनिया में तबाही फैला चुका है, दहशत है, मातम है, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, पूरी दुनिया तबाह हो रही है। ये कोरोना है क्या और ये इतना ख़तरनाक क्यों है? कोरोना का मतलब है ताज, और ये जो वायरस होते हैं उनका ये ताज वाला बादशाह समझ लीजिए इसको। तो इसीलिए इतना ये ख़तरनाक भी है। और ये और वायरसेस से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो प्रोजेक्शंस हैं। और आरएनए का ये वायरस है। आरएनए का जो वायरस होता है वो ज़रा कम कॉमन होता है और वो कम ख़तरनाक नहीं होता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और जो तीसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा है कि आरएनए का जो इसके अंदर बैंड है, वो बैंड जो है वो आधा है। तो गोया स्प्रिंग है इस तरह से कि वो दूसरे स्प्रिंग में जाके फ़ौरन फिट हो जाएगा। आपको याद होगा एक मुल्क में जो तार की दो स्टैचूज़ हैं और वो सुबह से शाम तक चक्कर लगाती हैं और शाम को वो स्टैचू एक दूसरे के अंदर जम हो जाती हैं और वो सिंगल हो जाती हैं स्टैचू। इसी तरह से ये डीएनए जो है वो वाले वायरस का अलग बिहेवियर होता है और आरएनए वायरस का अलग बिहेवियर होता है। तो ये आरएनए का जो सिंगल कॉइल है इसका, वो जो है ह्यूमन सेल को जल्दी से पकड़ लेता है और इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती से जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जमा हो जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस का मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से शुरू होता है, गले में जाता है और गले से जो है फेफड़ों में जाता है। तो फेफड़ों में जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसका हम काफ़ी नाम सुन रहे हैं और सब लोग जान भी गए हैं, एस रिसेप्टर्स। एस का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पे ये जाके ऐसे चिपक जाता है जैसे उसी के लिए ये बना हो। फिर क्या करता है? फिर ये वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन करता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ह्यूमन बॉडी की जो रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट होती है, टी सेल की जो इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट होती है। और ये जो लंग के सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं, उनको डैमेज कर देता है। डैमेज करने से तमाम उसके जो असरात होते हैं, अफकारात होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। और शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो उनके रिलीज़ होने के बाद बॉडी में एक तूफ़ान सा आ जाता है जिसको हम साइटोकिन स्टॉर्म भी कहते हैं, जो हमारी मेडिकल की लैंग्वेज है उसमें। और वो तूफ़ान जो है वो इंसान को ब्लड प्रेशर कम करने से लेके, सांस की तकलीफ़ पहुंचाने से लेके, बेहोश करने से लेके, स्ट्रोक तक, हार्ट अटैक तक, गुर्दे के फेलियर तक जो है वो इतनी ख़राब शक्ल पैदा कर सकता है। तो ये छोटे से वायरस का जो 6 नैनोमीटर का है उसका ये जो है काम है। डॉक्टर साहब, ये जो मर्ज़ है वैसे तो ये सबकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है, लेकिन ख़ास तौर से इसका ख़तरा इसका किनको ज़्यादा है, इस मर्ज़ का ख़तरा? अभी हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो इम्यूनिटी किन लोगों की कम होती है? बहुत छोटे बच्चों की या फिर बूढ़े लोगों की। तो बूढ़े लोग जो होते हैं ख़ास तौर से 85-90 साल वाले, जैसे कि आपने बैरूनी ममालिक में देखा, अमेरिका में, इटली में, यूरोप में और स्पेन में, तो ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे और उनको शुगर थी या उनको हाई ब्लड प्रेशर था या उनको और कोई बीमारी थी, जैसे कि साथ में हार्ट की बीमारी हो। तो इस तरह की बीमारी के साथ, शुगर की बीमारी के साथ, हार्ट की बीमारी के साथ, ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जब इम्यूनिटी यानी कि बदन में लड़ने की ताकत कम हो जाती है तो फिर इस वायरस का हमला जो है बहुत तेज़ और शदीद हो जाता है। इसलिए हमको बार बार इवन नरेंद्र मोदी जी साहब ने भी ये कहा था
अपने तीसरे खुतबे में कि हम जो है सबसे ज़्यादा हमको अपने बूढ़े लोगों का ख्याल रखना है, बूढ़े लोगों को बहुत संभाल के रखना है घर में। तो यही वो तबका है जिसमें इन्फेक्शन का और ज़्यादा मॉर्टेलिटी यानी मर्ज़ के ज़्यादा तेज़ हमला होने का जो है गुमान ज़्यादा होता है। सर, आपने जैसा कि बताया कि इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है इस मर्ज़ से। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रोज़े में कमोबेश 15 घंटे सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूखे रहना पड़ता है अल्लाह के। जिनका इम्यूनिटी पावर कम है ऑटोमेटिक, जैसा कि आपने बताया, आप ही की बात को कह रहे हैं, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, स्टेंट पड़ा है, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, या जो डायलिसिस पे है, जिनके किडनी में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शन है, या फेफड़े में इन्फेक्शन है, या और शुगर का मरीज़ है, परमानेंट ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो क्या उसके लिए रोज़ा रखना कहाँ तक मुनासिब होगा? देखिए, रोज़े की जहाँ तक बात है एज ए डॉक्टर, उसमें मुझे सिर्फ 2 ही ऐसी शक्लें मालूम है जिसमें हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। या तो बहुत ज़्यादा बीमार हो कोई, रोज़ा ना रख पाए, और या सफ़र की हालत में हो। अब आपने जो इसमें सुना होगा, शुरू में लोगों ने ये कहा था कि साहब थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाते रहना है। तो मेरा कहना ये है कि रोज़े की हालत में अगर आप सुबह को सहरी खा के सो जाएं और उसके बाद 2-2:30 बजे उठ के अपना इबादत करें, और शाम को जो है 1-2 घंटे बाद फिर सूरज छुप जाएगा। तो इस तरह से आप रोज़े को डिवाइड कर सकते हैं। और बाकी जो इबादत है, रात को कोई भी नहीं मना करेगा आपको, ना पानी पीने को ना खाना खाने को। तो अपना जो टाइमिंग ही चेंज करना है। इसलिए बहाना कोविड को नहीं बनाना चाहिए कि कोविड-19 है तो हम रोज़ा नहीं रखेंगे। इससे अच्छा रमज़ान किसी को नहीं मिलेगा कि घर में अपने रह के इबादत करें और बच्चों के साथ रहें और सादा खाना खाएं। और इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा हमको जो इफ्तार नहीं करनी है, पार्टीज़ नहीं करनी है, इससे गरीबों को हमको सर्व करना है। बहुत बड़ा मैसेज है ये मेरा आप सबके लिए जो रोज़ेदार हैं, कि अपने पड़ोस के, अपने अज़्ज़ा क़ारिब जो हैं, जो अपने गरीब रिश्तेदार भी हैं, उनको भी हम इस रमज़ान के बहाने से कुछ उनकी खिदमत करें। और जब ज़कात निकालें तो पहला हक़ भी उन्हीं का रखें। और इसके अलावा रोज़े की जब हम बात करते हैं तो उन लोगों को रोज़ा मुश्किल होता है जो झूठ बोलते हैं, ज़बान की हिफाजत नहीं करते, आँखों की हिफाजत नहीं करते और इबादत नहीं करते। जो इबादत गुजार लोग होते हैं उनको उस इबादत की जो वो तासीर होती है, उसका जो पॉजिटिविटी होती है, उसकी वजह से रोज़ा महसूस ही नहीं होता। डॉक्टर साहब, जो है ये लोग कहते हैं, बताया जा रहा है सोशल साइट्स पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, कि ये अपना रूप हर पर बदल रहा है। कैसे ये अपना रूप कोरोना बदल रहा है? आपने बात बड़ी, ये साइंस की बात है। और वायरसेस जो है म्यूटेट करते हैं, जो उनका वो है एमाइनो एसिड्स का जो गोलियां हैं ना, वो अलग अलग तरीके से कैरम की गोटे जैसे हम सजाते हैं कभी कभी, तो वो गोटियां अपनी जगह बदलती रहती हैं। तो जो एमाइनो एसिड का सीक्वेंस जब बदल जाता है तो वायरस का जो मारने की जो ताकत है, वो उसकी क़ुव्वत है, वो घटती बढ़ती रहती है। तो अभी जो है, पहले शुरू में हमको ये बताया गया था कि S और L 2 तरह के वायरस हैं, लेकिन अभी कम से कम इसके 10 किस्में हैं और ये धीरे धीरे म्यूटेट करेगा। इस वायरस के बारे में मैं अगर ये कहूँ कि ये बड़ा अजीब व गरीब वायरस है और शरारती वायरस है या शातिर वायरस है, तो ये ज़्यादती नहीं होगी, क्योंकि इसने हमको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। और जो चाइना से इसके बारे में इत्तलात आ रही हैं और WHO से आ रही हैं, वो बहुत धीरे धीरे आ रही हैं। तो हमको बहुत से नए सिम्टम भी अभी इसके मालूम हुए हैं। आपने जो म्यूटेशन की बात की, तो म्यूटेशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो 7 सिम्टम्स अभी CDC जो अमेरिका का इदारा है उसने बताए हैं, जिसमें उन्होंने सर के दर्द को ऐड किया है, बॉडी एक को ऐड किया है, सर के दर्द और बॉडी एक को मिला के ऐड किया है। उन्होंने जो स्किन के ऊपर पड़ने वाले लाल चकत्तों को ऐड किया है उन्होंने, और इसके अलावा जो है 2 बहुत अहम सिम्टम्स को ऐड किया है, जिसमें सूंघने की ताकत का जो है मफलूज हो जाना और चखने की ताकत का मफलूज हो जाना। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत अजीब व गरीब हैं, जो अब जाके ऐड किए जा रहे हैं। नहीं तो इसके जो मेन सिम्टम है वो है सांस लेने में तकलीफ़ होना और ज़ुकाम नज़ले की तरह की बीमारी होना, जिसको फ्लू कहते हैं, और जो है बुखार आना।
तो इन सिम्टम्स में ये हो गया। और अगर सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो वो मरीज़ वो होते हैं जिनको फ़ौरन हॉस्पिटल में जाना होता है। तो इसके अलावा 90% लोगों को बिल्कुल हॉस्पिटल में नहीं जाना। और अब तो कल वज़ारत सेहत ने जो है कहा है, अभी हाल ही में कहा है कि अब सब लोगों को क्वारंटीन के लिए जो है वो घरों पे करना है। तो इसलिए घर पे रह के ही इसका इलाज हो सकता है। और वो मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी है उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होगी। डॉक्टर साहब, अभी इसका तो कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, लेकिन इलाज से पहले जो प्रिकॉशन यानी कि क्या एहतियात किया जा सकता है कि जिससे कोरोना हमारे पास ना आने पाए, वो कौन से एहतियात हैं? देखिए, इलाज इसका तो हम शुरू से, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अब हम किसी से ये ना कहेंगे इसका इलाज नहीं है, क्योंकि नफसियाती तौर पर उसके ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका इलाज जो है वो सेफ़ जो है डिस्टेंस रखना है, जो अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 मीटर हो जाए। इसका इलाज मुसाफा ना करना है, नो शेक हैंड्स, जो कि आपने देखा बड़े बड़े लोगों ने शेक हैंड छोड़ दिया, अब हम कोरोना नमस्ते कर रहे हैं। इसका इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग, इसका इलाज है कॉफ एटिकेट्स। ये सब नए नए इस्तालाहात जो हैं वो ऐड हो गई हैं। कॉफ एटिकेट्स मतलब अगर खांसी आए तो इस तरह से खांसो या कोहनी में खांसो, ताकि वो खांसी के जरासीम जो हैं, वायरस जो हैं वो दूसरे तक नहीं पहुँचें। और ये इसका इलाज है। तो ये सबको अब लगाना है उस वक्त जब वो घर से बाहर जाएं। घर के अंदर रहने में उन लोगों को लगाना है मास्क या फेस कवर जो बूढ़े लोगों की तीमारदारी करें, या घर के अंदर उस शख्स को लगाना है जो या तो कोविड से ठीक होकर आया है, या उसकी कोविड की टेस्ट हो रहा है, या उसकी डायग्नोसिस हुई है। इसके अलावा घर में मास्क नहीं लगाना है। बाहर जाना है तो मास्क ज़रूर लगाना है, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर में देखा गया है कि मास्क लगाने से जो इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो बहुत अच्छा और कम हो जाता है। तो ये बातें सब ज़रूरी हैं। अब इसको चूँकि आम आदमी के लिए हमने कहा, हमारी वज़ारत सेहत ने कहा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, उन्होंने इसको सोशल डिस्टेंसिंग का भी नाम दिया, सोशल वैक्सीन का नाम दिया, और मास्क को जो है उन्होंने कहा फेस कवर। तो मोदी जी को भी आपने देखा होगा अलग अलग डिज़ाइन के वो फेस कवर इसलिए लगा के आ रहे हैं ताकि उससे ये मैसेज जाए कि हर आदमी मास्क न होने के बाद भी अपना चेहरा ढक सकता है, अपनी सांस रोक सकता है, अपनी हिफाजत कर सकता है। तो ये उनका इसमें मतलब है। डॉक्टर साहब, आप तो बड़ी अहम जानकारियाँ दे रहे हैं और इन जानकारियों की ज़रूरत है, आवाम को ज़रूरत है, आम जनता को, कि ये जो आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहा कि 2 मीटर हो, आपने उस बात की भी तायद की है कि वो ज़रूरी है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये कोरोना की गिरफ्त में जो आता है एक परमानेंट फ्रेंड यानी कि मुस्तकिल साथी उसका बन जाता है, क्यों ऐसा है? हाँ, ये तो आप बहुत ही लेटेस्ट बात कर रहे हैं। अभी जो है ये जिन कुई जो चीन के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि वो जो कोरोना जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। कोरोना जो है इसके साथ रहना हमको सीखना पड़ेगा, और कोरोना जो है वो हमको बहुत कुछ सिखा भी रहा है और सिखा के भी जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो कोरोना में हाइजीन हमने सीखी है। हमको धीरे धीरे कोरोना का जब इन्फेक्शन होगा तो उससे इम्यूनिटी पैदा होगी, उस इम्यूनिटी के साथ हमको रहना पड़ेगा। और इसके आउटब्रेक्स जैसे सार्स के को ख़त्म हो गया था, लेकिन इसके आउटब्रेक्स होंगे। अभी एक पेशन गोई भी है, नवंबर में हो सकता है, तो उसके बाद भी हो सकता है। तो छोटा मोटा इसका जो है वो आउटब्रेक्स होगा, तो उसके लिए हमको मेंटल तौर पर तैयार रहना चाहिए, दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए। और हमारे अपने भी साइंसदान हैं जो ICMR वगैरह के साइंसदान हैं, तो उनका भी ये कहना है कि हमको कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। आज देखिए कि लोग ये कह रहे हैं कि कितना साफ़ आसमान है, कितनी साफ़ गंगा है, कितनी साफ़ जमुना है, पॉल्यूशन ख़त्म हो गया है, ओज़ोन लेयर की मरम्मत हो गई है, नदियों का पानी इतना साफ़ हो गया है कि उसको पी लिया जाए, और कहीं भी हवा में ताफ़ुन नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर कम हो गया है,
चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान को किसी ने धो दिया हो। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, इससे पता लगता है कि हमने इस धरती माता के साथ कितना अन्याय किया है, कितना इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, और हम कहीं ना कहीं अपने आपे को खो बैठे हैं। अब हम ये भी जान रहे हैं कि बग़ैर इस सब के भी, बग़ैर होटल जाए, बग़ैर बड़ी शादी किए, बग़ैर बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाए, बग़ैर 10 सूट पहने, बग़ैर गाड़ी में घूमे भी ज़िंदगी मुमकिन है। तो ये इसके बड़ा लेसन जो हमको कोरोना सिखा रहा है वो ये है। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी जानकारियाँ दे रहे हैं। कोरोना का जो है दिल पे क्या असरात पड़ते हैं? जो दिल है हमारा, कोरोना का जो वायरस है ये दिल को भी मुतासिर करे बगैर नहीं रहता है। और इसमें सबसे पहले जो जब ये लंग्स में जाता है तो वहाँ से जो अभी मैंने बताया था कुछ अज्जा ऐसे जो हैं फव्वारे की तरह रिलीज़ होते हैं जिनको साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं। तो वो हार्ट पर भी जाते हैं। हार्ट की जो सेल्स होती हैं, जैसे लंग की सेल्स न्यूमोसाइट्स होते हैं, कार्डियक मायोसाइट्स होते हैं, तो हार्ट की सेल्स जो हैं वो भी मुतासर होती हैं। और ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक जैसी कैफियत बग़ैर कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक के देखी गई है, और हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें सूजन देखी गई है, और ब्लड प्रेशर का गिरना देखा गया है। और इस तरह से वो वाले तमाम अज्जा जो हार्ट अटैक में खून के अंदर पाए जाते हैं, वो कोरोना के इन्फेक्शन अगर ज़्यादा सीवियर हो तो हार्ट के डैमेज के जितने भी एविडेंस हैं वो सब पाए जाते हैं। और वो खून के ज़रिए से, जिनको हम डी डाइमर कहते हैं या ट्रोपोनिन्स कहते हैं, ऐसे भी अज्जा हैं जो हमारे हार्ट से निकलकर खून में आते हैं। और कुछ लोगों को स्ट्रोक, पार्किंसोनिज्म और ब्रेन में खून के गाढ़े होने की वजह से क्लॉटिंग, ये सब रिपोर्ट किया गया है। और ये मैं यही कहूँगा कि जैसे जैसे हमको कोरोना के नए केसेस मिल रहे हैं तो हम इसके बारे में और ज़्यादा सीख रहे हैं। स्किन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वेस्कुलाइटिस होती है और फाइब्रिनोजन इसमें बढ़ जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई सामने आ रही हैं। डॉक्टर साहब, देखिए पूरी दुनिया इसका इलाज तलाश करने में लगी हुई है और केसेस रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि इस मर्ज का इलाज नहीं, सिम्टम के हिसाब से दवाएं दी जा रही हैं। बिल्कुल। तो सिम्टम के हिसाब से दवाएं दी जा रही हैं और रिकवर भी हो रहे हैं। काफ़ी हमारे उतने अजीज़ हिंदुस्तान में भी बहुत रिकवर के केस हुए हैं, और गवर्नमेंट इसके लिए कोशा है कि लोगों की जान बचाई जाए। लेकिन क्या इसका टीका मुमकिन है क्या? हाँ, देखिए, कोरोना के जब से ये सार्स वायरस आया था तब से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके टीके पर सारा गिलबर्ट की टीम काम कर रही थी। तो उन्होंने अभी ये ऐलान भी किया है और कुछ दिन पहले उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू कर दिए हैं। और हमें ये कहते हुए बहुत फ़ख्र है कि 5 ममालिक में इसका काम हो रहा है टीके का, जिसमें से एक आर्म उसका इंडिया में भी है, यानी इंडिया में भी उस टीके पर काम हो रहा है। और वो टीका, उसका ह्यूमन ट्रायल्स भी बहुत जल्दी हम लोग इंडिया में शुरू कर लेंगे। लेकिन इससे पहले एक टीका डॉक्टर जीपी तलवार हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने MW वैक्सीन जो है इसका राइज किया था, जिसका अभी तो है 3 डोज का ट्रायल अभी चंडीगढ़ में शुरू हो गया है। ये बहुत अजीब व गरीब बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हम टीके के मामले में भी किसी से पीछे नहीं हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में 7 ऐसे वायरोलॉजिकल सेंटर्स हैं जो हैफकिन इंस्टीट्यूट बड़ा मशहूर है, और भी इसके अलावा 6 सेंटर्स हैं जिसमें पुणे भी शामिल है, और ICMR के 2 इदारे शामिल हैं, और 3 इदारे और शामिल हैं जो प्राइवेट कंपनियों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो टोटल 7 जगह पर हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाने की रिसर्च चल रही है, और हम इसमें काफ़ी आगे हैं, और बहुत जल्दी इसका वैक्सीन निकल आएगा, और ये एक बड़ी कामयाबी होगी इसके इलाज में। इसके अलावा जो आपने बताया कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो होता ही है, सबसे बड़ा इसका इलाज है घर में रहना, सबसे बड़ा इलाज है हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन और डीप ब्रीदिंग और योगा और प्राणायाम और अच्छा खाना खाना, जिसमें हल्दी शामिल हो, जिसमें अदरक शामिल हो, जिसमें लहसुन शामिल हो, कलौंजी शामिल हो, और खट्टे फल शामिल हों जिसकी वजह से विटामिन C मिल जाए। और इसके अलावा जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इसमें बड़ा अच्छा रोल है, जिंक का बड़ा अच्छा रोल है। तो ये यूनानी आयुर्वेदिक जो हमारी पद्धति है उससे भी कोरोना का इलाज संभव है, और इसके लिए आयुष मंत्रालय ने भी ऐलान किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया है
इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि हमारे जो नौजवान हैं वो टीके की रिसर्च के लिए आगे आए और टीके के संबंध में पूरी रिसर्च हमारे यहाँ हो रही है। इसके अलावा हम वैक्सीन के अलावा हमारे पास दवाएं भी हैं। करीब 17 दवाओं पर इस वक्त पूरी दुनिया में शोध हो रहा है और हमारे यहाँ भी 4-5 लेबोरेटरीज़ में क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन और एंटीवायरल दवा जो है रेमडेसिविर पे काम हो रहा है। पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है और बहुत जल्दी हम इसमें कामयाबी भी हासिल करेंगे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अभी जो लोग कोविड से मुतासिर थे उनका ब्लड, उसमें से प्लाज्मा लेके दूसरे लोगों को वो शिफा देने का सबसे अच्छा वैक्सीन बना है और सबसे अच्छा वो कामयाब तरीका पता लगाया गया है। उसके बारे में भी ICMR ने अभी कॉशन किया है कि हमारी रिसर्च इस पे करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही इसका नायाब तरीका है, तो हम उसकी तरफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो गोया कि कुल मिला के हमारे पास इसका इलाज है और लोगों को इस बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि ये ऐसी लाइलाज बीमारी है। मैं कहता हूँ ये बीमारी ही नहीं है, इसको आप बीमारी की तरह मत देखिए, अब इसको एक आम नज़ले के वायरस की तरह देखिए। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी जानकारी दी है। हम आपसे सिर्फ आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि ये जो वबा का आलम है पूरी दुनिया में, महामारी का आलम है जिसकी गिरफ्त में पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा मुल्क भी है, हम सभी लोग हैं, आप हमारे मुल्क के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मुल्क के लोगों में मेरा हिंदुस्तान किसान 85% गाँवों में रहता है। मैं उस किसान और उसके बच्चे को ये मैसेज दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए से कि हमारी खेतियाँ जो तैयार हुई हैं उसको हम जल्दी से जाके मंडियों में बेचें और हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और आगे भी हम अपनी जो हिम्मत है उसको कायम रखें। हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारे यहाँ किसानों की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है और हुकूमत ने जो भी इमदाद है वो कर रही है, कृषि मंत्रालय भी कर रहा है और दूसरे मंत्रालय भी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल उदास ना हों, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और अपनी खेती को आगे भी करिए और इसमें जो है आपका कंट्रीब्यूशन जो है देश की समृद्धि के लिए बहुत बड़ा है। और बाकी लोग जो हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं तो वो किस तरह से पढ़ें, उनकी लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग हो। इसके अलावा जो लोग दफ्तर नहीं जा रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, उसकी आदत उनको डालनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमारी वो तबका जो बुज़ुर्गों का है उनको हमको बहुत संभाल के घर में रखना पड़ेगा। वो हर भारतवासी के लिए इसमें एक पैगाम है और घर की जो हमारी औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए भी एक बड़ा पैगाम है कि उनको घर में रहकर किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करनी है और इस कोविड से निकलना है। बहुत जल्दी हम इससे निकल जाएंगे और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और हम कुछ नया सीखेंगे, एक दूसरे के साथ और ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहेंगे और कोविड के साथ भी रह सकते हैं और इसका वैक्सीन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जान है तो जहान है, इसी को याद रखिए और अभी थोड़े दिन की बात और है, घर में रहिए। नाजरीन, हमें यकीन है आपने पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन वली ने जो कुछ कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में बातें बताई है उससे आपने इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा और अगले एपिसोड में हम फिर किसी एक अहम शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें खुदा हाफिज़।